नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट अतिथियों का एक विशेष पैनल जो ये बताएगा कि उनको वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का बजट कैसा लगा। जीएसटी के बारे में फिर से दोहराया है कि वक्त पर लागू करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स में 4 साल में कमी करने की बात कही है, गार को टालने की बात कही है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकेंगे उसका वादा उन्होंने किया है। क्या समझते हैं हमारे कॉर्पोरेट नेता? हमारे साथ बड़ा खास पैनल है। अदी गोदरेज हैं, चंदा कोचर हैं, डीडी राठी साहब हैं, निरंजन हीरानंदानी हैं, किशोर बयानी जी हैं और सुमंत सिन्हा हैं। सबसे पहले पहला सवाल हम लेंगे अदी गोदरेज साहब से कि जिस प्रकार की बातें वित्त मंत्री जी ने कही हैं उससे देशी और विदेशी इन्वेस्टर्स दोनों क्या इन्वेस्टमेंट के लिए अब तैयार होंगे और एक इन्वेस्टमेंट का साइकिल शुरू होगा? गोदरेज साहब। नहीं, मैं समझता हूं कि दोनों एफडीआई और एफआईआई काफी बढ़ेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में और उससे इकोनॉमी को बहुत फायदा रहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जीडीपी ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। जी, एक बड़ी चीज जो और की गई है वो है एफडीआई और एफपीआई की परिभाषा को एक कर देना। क्या इससे विदेशी निवेशकों को अच्छा संकेत जाएगा? राठी जी, आप क्या समझते हैं कि निवेश के लिए जो माहौल बनाना है उसको एक बड़ा पुश मिलेगा इस बात से कि अब फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी तरफ आने के लिए आश्वस्त हो गए हैं, स्टेबल टैक्स रिजीम मिल गया है उनको? देखिए, दो चीज है। एक तो आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा पुश मिला, मैं नहीं समझता हूँ कि बड़ा पुश मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कि उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस कम से कम रहे। इफ यू मर्ज दिस थिंग द लाइफ गेट सिंपलर फॉर हिम, तो ये जरूर इसको पॉजिटिवली लेगा। दूसरा क्या है, बजट जब आना होता है तो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी सबके माइंड में क्रिएट होती है। मैं समझता हूँ कि इस बजट ने जो इसके पॉजिटिव फीचर्स है उसके अलावा भी जो अनसर्टेनिटी प्रिवेलेंट थी अब वो निकल जाएगी। तो और इंडियन इकोनॉमी है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छी कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट जरूर इंडिया में काफी आएंगे और आज अपने को जरूरत भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे की काफी जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि जो भी मेजर्स इस बजट में लिए गए हैं वो काफी पॉजिटिव है और वो इन्वेस्टमेंट को पुश देंगे। लेकिन मेन मुद्दा यही रह गया कि कैपेक्स कब स्टार्ट होगा। मैं नहीं समझता हूं कि इस बजट में उसके लिए कोई प्रोविजन है या कोई खास बात है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही। बयानी साहब, कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट ये था कि हनीमून पीरियड दे दिया, थोड़ा इंतजार करिए, अब काम करेंगे, और उसके लिए बजट तक के लिए सबने एक हनीमून पीरियड मान लिया था मोदी जी की सरकार के लिए कि अब आप वो फाइनल सिग्नल दे दीजिए, एक्शन का सिग्नल, कि काम शुरू हो ताकि हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट के काम पर लगें और हमारा भरोसा बढ़ जाए कि अब इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्या वो माहौल आज के बाद से बन गया है? नहीं, मैं समझता हूँ ये बजट जो है वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए है, बट शॉर्ट टर्म में मैंने समझता हूँ कि आज इन्वेस्टमेंट साइकिल या कंजम्पशन साइकिल बदलेगी, उसको समय लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं था बजट में कि जो कल से कुछ हो जाएगा। मेरे हिसाब से कल से तो सर्विस टैक्स बढ़ गया, कल से पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ चुका है और ये बढ़ रहा है। एंड हम जो चाहते थे कि कंजम्पशन की एक बूस्ट आवे, एक इन्वेस्टमेंट की एक बूस्ट आवे, और सबको थोड़ी जल्दी हो रखी है, काफी दिन हो गए हैं, तो जल्द होना है। शायद ये बजट में हम लोगों को ये इंडिकेशन नहीं मिला। तो आप ये कह रहे हैं कि सर्विस टैक्स बढ़ गया तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बजाय कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया। आप ये भी कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर डिमांड जब तक पुश नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी की शुरुआत नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं कि बजट में जो इतने सारे अनाउंसमेंट किए हैं गरीबों को ध्यान में रख करके, वो डिमांड को पुश नहीं करेगा? बट शॉर्ट टर्म में नहीं, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म यस, बट शॉर्ट टर्म के लिए क्या? और शॉर्ट टर्म में आप कह रहे हैं सेटबैक है आज कुछ? आज हम लोग 3 से 4 महीना देख रहे हैं, निरंजन जी भी यहाँ है, कि रेसिडेंशियल मार्केट में डिमांड है क्या, रियल एस्टेट में नहीं है, ऑटोमोबाइल्स में डिमांड है नहीं है, कंज्यूमर गुड्स में डिमांड है नहीं है, तो बहुत ही साधारण डिमांड है। बट आज अगर कंजम्पशन पुश होगा तो मैन्युफैक्चरिंग पुश होगा, सर्विसेज पुश होंगे। आई थिंक इंडिया में अभी इंटरेस्ट रेट भी हाई है, आज सर्विस टैक्स भी बढ़ गया है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है, हमारे रेंटल्स बढ़ गए हैं, तो मैंने समझता हूं कि कल से कंजम्पशन में कुछ चेंज आएगा। बिल्कुल। हीरानंदानी साहब, आपका बजट पर पहले एक ओवरव्यू दीजिए, फिर हम रियल एस्टेट की चर्चा बाद में करेंगे। मेरे अंदाज से ओवरऑल आप देखें तो हर सेक्टर को वो कोशिश कर रहे हैं कि एक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। जैसे बयानी साहब ने कहा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बारे में बात की है। रियल एस्टेट में आप देखिए तो जो रीट्स हैं वो उसमें एक उन्होंने जोर दिया है कि उसको एक क्लियर कट पास थ्रू कर दें, और ओवरऑल देखा जाए तो देर इज सम लिटिल थिंग फॉर एवरीबॉडी, बट एज बयानी साहब कहे कि वो लॉन्ग टर्म एक दृष्टि देख के हुआ है। मोस्टली
एक बड़ी बात जो रही है मेरे अंदाज से बजट में, वो पेंशन फंड जो क्रिएट किया है, वो एक सोशल सिक्योरिटी बहुत महत्व की बात है कि जो आम आदमी को फ्यूचर के लिए मेडिकल और पेंशन करना है वो होगा, और जो आज प्रोविडेंट फंड बढ़ रहे हैं उनको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि ही इज एबल टू नॉट पे प्रोविडेंट फंड एंड बी एबल टू इन्वेस्ट इन करंट अमाउंट पेमेंट और फॉर हिज फ्यूचर पेंशन। तो मेरे अंदाज से ये विचार जो आम आदमी के लिए है उन्होंने शायद ध्यान दिया है और वो एक फायदामंद देख रहे हैं। लेकिन आई थिंक हाउसिंग इज अनदर स्टोरी। बिल्कुल। आइए अब चलते हैं सुमन सिन्हा साहब के पास। सोलर पावर और सारे जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं उस पर इस सरकार का बड़ा फोकस रहा है, उस पर तो आपकी राय सुनेंगे सुमन जी। लेकिन क्या इस बजट को सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब अगले 6 महीने में ही सही, लेकिन इकोनॉमी के किक स्टार्ट होने का वक्त 6 महीने में आ गया है और 6 महीने में ये काम शुरू हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट साइकिल घूमना शुरू हो जाएगी? देखिए 6 महीना तो कहना बड़ा मुश्किल है संजय जी, लेकिन ये बात साफ जाहिर है कि सरकार ने पहले ये सोचा है कि कंजम्पशन डिमांड को बढ़ाने के पहले थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं, थोड़ा कैपिटल गुड्स को थोड़ा बढ़ावा दें और एक ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉर्पोरेट्स के लिए और इम्प्रूव करें। तो मुझे लगता है ये बजट का थ्रस्ट इस मामले में रहा है। अगर आप देखें सरकार ने काफ़ी सारे एलोकेशंस किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड, रेल, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन जैसे है, इन सब मामलों में। और साथ साथ उन्होंने ये 20,000 करोड़ रुपए की एक राशि एक इक्विटी के लिए दी है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए, जिससे कि अगर आप उसको लेवरेज करें तो कम से कम 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और अगर आप पूरा फाइनेंशियल सेक्टर को देखें, जिस तरह सरकार ने फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ी कोशिश की है, उन्होंने ऑटोनोमस पब्लिक सेक्टर बोर्ड को बनाने की बात कही है, गोल्ड के ऊपर मोनेटाइजेशन की बात कही है, इनविट्स को क्रिएट करने की बात कही है, तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है उन्होंने कोशिश ये की है कि जो एक मोमेंटम बिल्ड करना चाहिए, एक जो बैकग्राउंड बिल्ड करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, इस पर बहुत ज़बरदस्त थ्रस्ट डाला है सरकार ने। इन सब चीज़ों को लेकिन एक्शन करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। मुझे लगता है कि 6 या 9 महीने या 12 महीने के अंदर इसका आपको परिणाम भी दिखना शुरू हो जाएगा और इसी समय के अंदर सीमेंट और इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है, सीमेंट और स्टील तरह की इंडस्ट्रीज, इनमें डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा और पहले मुझे लगता है वहां से जॉब क्रिएशन, डिमांड क्रिएशन शुरू होगा और फिर उसके बाद कंजम्पशन एरियाज में भी जाएगी डिमांड। लेकिन सीक्वेंशियली उन्होंने इस तरह से सोचा है, मुझे लगता है। जी, आपने जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ये समझाइए कि डिस्कनेक्ट कहाँ है। एक राय ये है कि मोदी जी ग्रेजुअलिज्म में विश्वास करते हैं, तो उनके दिमाग में एक स्टेप्स बनना का खाका बना हुआ है कि कब क्या करना है। जैसा आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, एक राय हम ये बना सकते हैं कि अगर 2 लाख सरकार खर्च करेगी, उसमें रेलवे का जोड़ लें, पीएसयू का जोड़ लें, तो 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट या बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट इस साल में होते हुए बिल्कुल दिखना चाहिए। तब तो इकोनॉमी किक स्टार्ट हो गई। फिर हम कहते हैं कि नहीं, साल 6 महीने और लग जाएंगे। तो इस बजट का इंतजार इसलिए था कि आपके पास टाइम विंडो शॉर्ट है, पॉलिटिकल कैपिटल की भी एक लिमिट होती है, तो आप आज और अभी करिए। तो आज क्या बात है कि सुबह से जो 2 राय मिल रही है वो बटी हुई है। बहुत अच्छा बजट, दूसरा बजट की नहीं है तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाला बजट है। देखिए, हर एक आदमी को, हर एक सेक्टर को उम्मीद थी कि उनके सेक्टर को चुना जाएगा और उसमें मैट को कम किया जाएगा या किस तरह का इंसेंटिव मिलेगा। वो इस सरकार ने किया नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी भी एक सेक्टर को सिंगल आउट नहीं किया है। मुझे लगता है ब्रॉडली स्पीकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सिंगल आउट किया है और सोशल सिक्योरिटी एरियाज को सिंगल आउट किया है, लेकिन किसी एक सेक्टर को सिंगल आउट नहीं किया। इससे लोग थोड़े निराश है कि भाई उनके इस सेक्टर को कुछ नहीं मिला है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एरियाज हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं नॉर्मली, पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी अनब्लॉक करना है। तो जब तक कि लोग, मुझे लगता है कि अभी सेंटिमेंट क्रिएशन हुआ है, अब इसके साथ साथ टारगेट क्रिएशन भी हुआ है और धीरे धीरे गवर्नमेंट ये उसके पीछे पीछे जो पॉलिसी स्टेप्स है वो भी लेना शुरू कर रही है। और जैसे ये होगा वैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और इस सेक्टर में आएंगे, लेकिन उन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैंने बोला कि 6 महीने से 12 महीने में इन्वेस्टमेंट आप देखना शुरू करेंगे ग्राउंड पे होते हुए। जी बिल्कुल। हीरानंदानी साहब, आप सुमन जी की जो बात सुन रहे हैं उस पर आपका क्या रिएक्शन है, खास करके इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब कहा जा रहा है कि 2 करोड़ घर और 4 करोड़ घर, 6 करोड़ घर हम लोग अगले 7 साल में बनाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 3-4 करोड़ घर उसके अगले 4 साल में बनने चाहिए। तो ये एक, और जॉब क्रिएशन के लिए हम ये भी कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे बड़ा इलाका होता है जहां जल्दी जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो आप फिर भी रियल एस्टेट को लेकर के थोड़े से निराश हैं, वो क्यों?
मेन बात ये रही है कि आज की तारीख में लैंड एक्विजिशन बिल के बाद ओवरऑल जो रेडी रेकनर रेट है हम करते हैं, उसके सब भाव बढ़ गए। मीन्स जमीनों के दाम 2 पट, 3 पट, 4 पट 10, 5-7 साल के अंदर बढ़ गए। दूसरी बात यह है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया है। तीसरी बात यह है कि जो अफोर्डेबल हाउस के ऊपर टैक्स लागू होता है वो भी बढ़ गया है। आज अफोर्डेबल हाउस के बारे में आप टैक्सेस देखेंगे तो 30-32% कंपोनेंट टैक्स के हैं। मीन्स 3,000 रुपये के घर में 1,000 रुपया पर स्क्वायर फुट टैक्स लागू होता है और भी बढ़ रहा है। तो मेरे अंदाज से क्या हुआ है कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में इन्होंने ध्यान दिया नहीं है। तो ये जो मकसद है, जो एम्बिशन है, जो टारगेट है, वो गवर्नमेंट नहीं बनाएगी तो प्राइवेट सेक्टर तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि जो आज की तारीख में हुआ है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर कोई इंसेंटिव नहीं है। इसलिए इस दृष्टिकोण से इस इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट को शायद दूसरे इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में कोई करेगा ही नहीं। अफोर्डेबल हाउसिंग जो कि एक लगता है कि लो हैंगिंग फ्रूट हो सकता था, जॉब क्रिएशन और डिमांड क्रिएशन और होम बायर को एक्साइट करने के लिए, उस पर काम नहीं हुआ है। एंड चाइना में वो एक रिवर्स बात हुई थी। चाइना में सरकार ने हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को बढ़ावा दिया था, तो उनसे किक स्टार्ट इकोनॉमी की थी। आज की तारीख में सरकार शायद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दे रही है और हाउसिंग के दूसरे कंपोनेंट को उन्होंने थोड़ा सा शायद अपनी प्रायोरिटी में नहीं किया होगा। आइए अब चलते हैं चंदा कोचर के पास। मैडम, आपसे मेरा भी सवाल यही होगा कि क्या इन्वेस्टमेंट साइकिल अब शुरू हो जाएगी? क्या बैंकिंग सेक्टर जो है वो क्रेडिट साइकिल पिकअप होते हुए देखेगा? आई थिंक इस बजट में काफी राइटली ये फोकस किया गया है कि जो इनिशियल किक स्टार्ट है इन्वेस्टमेंट का वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट से होगा, और वो एक देश की अभी एक रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट जल्दी से शुरू करने हैं। तो जो पहला किक स्टार्ट आएगा वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट से आएगा। लेकिन जो दूसरे मेजर्स इस बजट में हैं, जिस तरह जो प्लग एंड प्ले मॉडल की बात की गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को रीडू करने की बात की गई है, आई थिंक ये सभी वो इनिशिएटिव्स हैं जो फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करेंगे। जी बिल्कुल। अभी वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद लौट करके हम चर्चा करेंगे कुछ और विषयों पर और एक फाइनल ओपिनियन लेंगे कॉर्पोरेट लीडर्स का कि इस बजट को क्या माना जाए, ग्रेट बजट माना जाए या सिर्फ गुड बजट माना जाए। छोटा सा ब्रेक। सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है हमारे खास कॉर्पोरेट सेक्टर के मेहमानों के साथ। अदी गोदरेज, चंदा कोचर, सुमन सिन्हा, किशोर बियानी जी, निरंजन हीरानंदानी जी और डीडी राठी जी हमारे साथ हैं। उनके साथ गुड बजट है या ग्रेट बजट, उसका एक पैमाना ये होता है बिजनेस सर्कल के लिए कि टैक्स के बारे में क्या किया गया। राठी साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि सुपर रिच पर इनकम टैक्स सरचार्ज बढ़ा दिया गया है, वो कंपनियों पर भी लागू होगा। पिछले वाला इस साल तो गया नहीं है, और कह दिया है कि रेट को आगे चल करके हम घटाएंगे, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट 30 को 25 करेंगे। तो ये राहत है या एक्चुअली थोड़ा सा एडिशनल बोझा डाल दिया है? देखिए, मैं सुपर रिच की डेफिनेशन को सही तरह से समझ नहीं पा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि 1 करोड़ की टैक्सेबल इनकम वाला आदमी रिच है या सुपर रिच है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो इंडेक्स से कनेक्टेड है, पर 1 मिनट के लिए मान भी जाए तो मैं समझता हूं कि जब टैक्स रिजीम को स्टेबल करने की बात है तो इस तरह के चेंज नहीं आने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इससे कॉम्प्लिकेशन खड़े होंगे। अब लोग जाएंगे कि मान लीजिए किसी की इनकम 1 करोड़ से जरा बढ़ गई तो वो अपने एडजस्टमेंट करेगा, तो गवर्नमेंट तो कितना फायदा कितना नुकसान होगा ये तो आज नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चीज 1 साल के लिए लाई गई थी उसको बढ़ाना बिल्कुल वाजिब। ये सरकार इसके लिए जानी जा रही है, और 9 महीने में हमने जो देखा है कि ये कभी झिझकती नहीं है करेक्शन करने में। तो अगर किसी गवर्नमेंट ने वादा किया था कि ये सरचार्ज हटा दिया जाएगा, तो दिस
गवर्नमेंट जो प्रेगनेटिक गिनी जाती है, बोल्ड स्टेप रहती है, उसको इसको हटाने की सोचनी चाहिए, बढ़ाने की नहीं सोचनी चाहिए। जी बिल्कुल। बयानी साहब, टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिजीम के मामले में जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसमें कुछ इन्होंने किया है और कुछ कहा है कि आगे करेंगे। जहां तक टैक्स रिफॉर्म का सवाल है, ग्लोबल स्टैंडर्ड का बना देंगे वगैरह वगैरह। आज बिजनेसमैन जो सुनना चाहता था टैक्स के फ्रंट पे, वो सुनाई पड़ा क्या? काफी कुछ सुनाई पड़ा है, क्योंकि उन्होंने एक 4 साल का फ्रेमवर्क दिया है कि 30 से 25 लेके आएंगे और एक क्लैरिटी लाई है। और आई थिंक इंटेंट टैक्स रिजीम के लिए जो भी बातें सुन रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पॉजिटिव सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। अब ब्लैक मनी का एक सवाल लेना चाहूंगा हिरानंदानी साहब आपके साथ। ब्लैक मनी पर बहुत फोकस किया गया है, काफी डिटेल में बोला गया है, कैशलेस इकोनॉमी बनाने की बात कही गई है और पेमेंट बैंक जो पहले ही एक सामने आ चुका था, लगता है कि वो कैश ट्रांजैक्शन को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। ब्लैक मनी पर आज के ऐलान आपको कैसे लगे? मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए और जरूरत थी कि ये हम क्लियर करें, लेकिन इसमें 3 बात रह गई है। एक तो पॉलिटिकल फंडिंग, जो मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा जो कॉरपोरेट कैश मनी चल रहा है वो पॉलिटिकल इलेक्शंस के लिए हो रहा है। तो इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि वित्त मंत्री को ये विचार करना है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए कैश पैसे जा रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस ले रहे हैं इलेक्शंस के लिए वगैरह वगैरह, उनको ये कैसे किया जाए। बिकॉज अनलेस यू डू नॉट एड्रेस दैट, ब्लैक मनी विल एनीवे हैपन, बिकॉज इलेक्शन फंडिंग इज अ रियलिटी और ये जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। सेकेंड, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम बोल रहे हैं हम करने वाले हैं, लेकिन आज की तारीख में नहीं हुआ है, इसलिए काफी फंडिंग परमिशन ओरिएंटेड, जैसे 52 परमिशन हमें रियल एस्टेट में चाहिए, फैक्ट्री डालने के लिए चाहिए, शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट के लिए चाहिए, रेस्टोरेंट ओनर को 30 परमिशन मुंबई में जरूरत पड़ती है। तो ये सब जो ब्यूरोक्रेसी के लिए पैसे चल रहे हैं, जो रेज हो रहे हैं, उसका क्या जवाब है? क्योंकि आप इस तरफ आप बोल रहे हैं कि आप जनरेट मत करिए ब्लैक मनी, एंड इट इज नॉट नेसेसरी फॉर कॉर्पोरेट्स टू जनरेट मनी एनी मोर। दे हैव टू जनरेट इट फॉर इलेक्शंस, फॉर ब्यूरोक्रेसी, फॉर स्पीड मनी। एंड थर्ड पॉइंट, ग्रामीण विभाग में ये बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स फ्री, so the generation in agriculture sector is still there. So that part of it is not becoming cashless yet. और वो जो ट्रांजैक्शन होते हैं इमरजेंसी के लिए वगैरह वगैरह, आप बोल रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा, ये जो बिल्कुल आई थिंक दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स इफ यू डोंट एड्रेस विल बिकम वेरी अनफेयर टू द बिजनेस वर्ल्ड एज वेल एज टू द कॉमन मैन। बिल्कुल। ये जो आपने कहा एग्रीकल्चर टैक्स के बाहर है, वो बात हमेशा चलती है, लेकिन कभी भी पॉलिटिकल क्लास उसको अटेंड करने मैं ब्लैक मनी के बारे में कह रहा था कि ये 3 जो बात हैं, पॉलिटिकल इलेक्शंस जहां पैसे जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के पास जा रही है, क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया में देखिए 30-40% ऑफ द लैंड्स आर ऑल हेल्ड बाय पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टीज और इनडायरेक्टली पीपल एंड ब्यूरोक्रेसी। तो वो उसको आप जवाब नहीं देंगे तब तक कैसे होगा? तब तक पता नहीं चलेगा। और बेनामी ट्रांजैक्शन पर जो नया कानून बनाने की बात है, उसमें सब लोग जानते हैं कि बेनामी जमीनें होती किसकी हैं। बहरहाल, गोदरेज साहब के साथ एक सवाल और लिया जाए और वो होगा मैट के बारे में, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैट के मामले में दरें कम करने का ऐलान शायद आ सकता है, जो उन्होंने सीमित तरीके से किया है, ओवरऑल तरीके से नहीं किया है। क्या समझते हैं आप? ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैट काफी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के बीच में आ रहा था, लेकिन ये जैसे मैंने कहा, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करना चाहते हैं, इसके कारण जो दूसरे इंसेंटिव्स की आशा थी वो सब पोस्टपोन हो गए हैं। जी बिल्कुल। सुमंत जी, यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में जैसे कह दिया गया आज कि 4 साल में हम 25% पर ले आएंगे, तो इनके बारे में नहीं कहा गया। प्राइवेट जो इंडिविजुअल टैक्स के बारे में है वो नहीं कहा गया। क्या ये माना जाए कि ये अंडरस्टूड ही है कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम होगा तो इंडिविजुअल टैक्स रेट भी आगे चलते हुए कम होगा? नहीं, ये तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा कहना, क्योंकि जिस सिलसिले में फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की बात कही थी, वो ये था कि उन्होंने बोला कि एवरेज टैक्स रेट 23% है, जो इफेक्टिव टैक्स रेट होता है, और काफ़ी जो इन्वेस्टर्स आते हैं हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये देखते हैं कि हेडलाइन रेट यहाँ का 30% है और दूसरे देशों में 20, 22, 21% के आसपास है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा टैक्स रेट है, जहाँ की एक्चुअली सरकार को उसका फायदा नहीं होता, क्योंकि इतने सारे एग्जेम्पशंस हैं
कि एक्चुअल टैक्स रेट 23% ही होता है। तो उनको ये लगा कि इससे डिसइंसेंटिव होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में आने में और सरकार को साथ साथ फायदा भी नहीं होता है। तो इससे अच्छा बेहतर यही रहेगा कि 30 को ओवर टाइम 25 कर दें और जो एग्जेम्पशन है साथ साथ उनको भी हटा दें। तो मुझे लगता नहीं है कि इसके पीछे इंटेंशन फाइनेंस मिनिस्टर का ये था कि टैक्स रेट को कम कर दें। उनका मुझे लगता है इंटेंशन ये ज्यादा था कि इसको किसी तरह से हेडलाइन रेट को कम कर दे और हेडलाइन रेट और इफेक्टिव रेट को थोड़ा सा मिला दे, जिससे कि ज्यादातर लोग जी। तो मुझे लगता है उसके पीछे में इंटेंशन ये था। तो ज्यादा हमको इसमें कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि भाई टैक्स रेट आगे जाके 30 से 25 हो जाएंगे तो बहुत हमें फायदा होगा, बिकॉज इफेक्टिव टैक्स रेट मुझे लगता है करीब करीब वहीं पर रहने वाला है। जी बिल्कुल। अब एक छोटा सा आखिरी सवाल आप ही से लूंगा सुमन जी, और वो ये क्योंकि हम लोग जो मीडिया में हमको एक लेबल लगाने की या हेडलाइन लगाने की आदत होती है, इसलिए पूछूंगा, क्या आप इसको ट्रांसफॉर्मेशनल बजट कहेंगे या प्रैग्मेटिक बजट कहेंगे या वर्क इन प्रोग्रेस बजट कहेंगे? देखिए, एक तरह से तो कहना पड़ेगा ये तीनों था, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल ऐसा है कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की यहाँ पे मुझे लगता है कोशिश की गई है, क्योंकि जैसे सोशल सिक्योरिटी नेट और पेंशन फंड गरीबों के लिए, एक्सीडेंट, हेल्थ, ये सब पहले इस सब चीजों की कल्पना ज्यादा नहीं की गई थी, और जो ये अगर एक्चुअली कर दिया सरकार ने तो मुझे लगता है आम आदमी के लिए बहुत इसमें फायदा है। दूसरा है कि इससे राशि भी जमा होगी और इस राशि को फिर रिसाइकल कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उससे भी काफी फायदा होगा इन्वेस्टमेंट्स को। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल है, लेकिन सेम टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैग्मेटिक है क्योंकि आम आदमी के लिए भी है, थोड़ा कॉर्पोरेट्स के लिए भी है। तो इसमें मुझे लगता है कि तीनों ही है इस बजट में। वर्क इन प्रोग्रेस है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मेरा वक्त समाप्त हुआ। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दरअसल गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स दोनों को साथ चलाना ही पॉलिटिकल क्लास की या पॉलिटिकल लीडर की या आर्ट ऑफ पॉसिबल जिसको कहा जाता है पॉलिटिक्स को, वो एक कला होती है। और हमको लगता है कि ये बजट थोड़ा अनकन्वेंशनल हमको इसलिए भी लग रहा है कि इसमें बॉटम ऑफ पिरामिड के लोगों पर, जिनको आप कह सकते हैं कि वो वोटर हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि गरीबों के लिए ये सरकार चल रही है, उसको ज्यादा तवज्जो दी गई है, और ताकि ये कोई न कह दे कि ये बिजनेसमैन का बजट बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है, इस प्रकार का ध्यान रखा गया है। आज तो ग्रोथ और गरीबी की हेडलाइन चाहिए, न कि बिजनेस फ्रेंडली होने की हेडलाइन चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में इस बजट को देखा जाना चाहिए। सभी मेहमानों का चर्चा में शुक्रिया, शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।